नमस्कार। स्वागत है आपका सुनो कहानी में। आप सुन रहे हैं जेन ऑस्टिन के द्वारा लिखित उपन्यास प्राइड एंड प्रेजुडिस का हिंदी रूपांतरण, और इसे आवाज दी है मृत्युंजय मिश्रा ने। कहानी के पिछले भाग में हमने सुना कि मिस्टर कॉलिंस मिस लुकास यानी शार्लोट के सामने शादी का प्रस्ताव रखते हैं, जिसे मिस लुकास स्वीकार कर लेती हैं। अब आगे भाग 10। कुछ दिन बाद मिस बेनेट को यानी जेन को मिस बिंगले का पत्र मिला, और इस पत्र ने तो जैसे कोई उम्मीद बाकी नहीं रखी। पहले ही वाक्य में साफ कर दिया गया था कि वो सब इस सर्दियों के मौसम में लंदन में ही रहेंगे, और साथ ही साथ पत्र के अंत में उसने लिखा कि उसके भाई को हर्टफोर्डशायर छोड़ने से पहले अपने मित्रों से ना मिल सकने का बहुत दुख है। अब सारी आशा समाप्त हो चुकी थी पूरी तरह से, और जब जेन ने पत्र का बाकी हिस्सा पढ़ा तो उसमें कोई खास दिलासा नहीं मिला, सिवाय इसके कि लेखिका ने अपनी बहन जैसी आत्मीयता दोहराई थी। पत्र का अधिकतर हिस्सा मिस डार्सी की तारीफ में था। उनके तमाम गुणों को दोबारा गिनाया गया था, और कैरोलाइन ने उनके साथ गहराती दोस्ती का बड़े उत्साह से जिक्र किया था। उसने अपनी पिछली चिट्ठी में जो इच्छा जाहिर की थी उसे पूरा होते देखने की उम्मीद भी जताई। उसने इस बात की भी खुशी से चर्चा की कि उसका भाई अब मिस्टर डार्सी के घर में रह रहा है, और डार्सी द्वारा घर की साज सज्जा के लिए नए प्लान्स का भी उल्लासपूर्वक वर्णन किया। जेन ने जैसे ही पत्र के मुख्य बिंदु एलिजाबेथ को सुनाए, वो चुपचाप और गहरे क्रोध में सुनती रही। उसका दिल बहन के दुख और दूसरों की चालाकी के बीच बटा हुआ था। कैरोलाइन की इस बात पर कि मिस्टर बिंगले मिस डार्सी की ओर आकर्षित हैं, एलिजाबेथ को जरा भी विश्वास नहीं था। वो अब भी यही मानती थी कि बिंगले जेन से सचमुच प्रेम करता है, लेकिन जितना वो पहले उसे पसंद करती थी, अब उतनी ही क्रोधित और लगभग तिरस्कार से भर उठी थी। इस बात पर कि बिंगले में अपने फैसले पर टिके रहने का साहस नहीं था, और वो अपने चापलूस मित्रों की बातों में आकर अपना ही सुख खो बैठा। अगर सिर्फ उसकी अपनी खुशी दांव पर होती तो एलिजाबेथ को शायद इतना फर्क नहीं पड़ता। हर किसी को अपने मन से खेलने का अधिकार है, लेकिन यहां उसकी बहन की भावनाएं भी जुड़ी थी, और ये बिंगले को समझ में आना चाहिए था। यह सब सोचकर वो और भी बेचैन हो उठी। हर बार जब वो इस पर सोचती, उसे कोई समाधान नजर नहीं आता, यहां तक कि वो कुछ और सोच ही नहीं पा रही थी। इसके कुछ दिन बाद जेन ने हिम्मत करके एलिजाबेथ से अपनी भावनाओं पर बात की। हुआ यूं कि एक दिन जब मिसेस बेनेट ने नीदरफील्ड और बिंगले को लेकर कुछ ज्यादा ही बड़बड़ की और फिर कमरे से चली गई, तो जेन अपने जज्बात रोक न सकी। काश मैं अपने आप पर थोड़ा काबू रख पाती। अरे उन्हें अंदाजा ही नहीं है कि उनके हर बार बिंगले का नाम लेने से मुझे कितना दुख होता है। नहीं, मैं कोई शिकायत नहीं करूंगी। ये सब ज्यादा दिन नहीं चलेगा। वो भुला दिए जाएंगे और हम सब फिर से वैसे हो जाएंगे जैसे पहले थे। एलिजाबेथ ने बहन को बड़े ध्यान और संदेह के साथ देखा, लेकिन कुछ कहा नहीं। तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है ना? जेन हल्का सा मुस्कुराई। लेकिन सच में तुम्हें शक नहीं करना चाहिए। वो मेरी यादों में सबसे अच्छे इंसान की तरह जरूर रहेंगे, पर उससे ज्यादा कुछ नहीं। न मुझे कोई उम्मीद है न डर, और शुक्र है कि मुझे कोई शिकवा भी नहीं। यही मेरी राहत है। ये सब एक भ्रम था जिससे किसी और को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। मुझे बस यही मानना है। फिर थोड़ा और दृढ़ होकर बोली, कम से कम मुझे यह तसल्ली है कि सब मेरी कल्पना की भूल थी, और किसी और का दिल तो नहीं टूटा। मेरी प्यारी जेन। एलिजाबेथ अचानक बोल उठी, तुम वाकई बहुत नेक हो। तुम्हारा दिल कितना साफ है, कितने निस्वार्थ हो तुम। मुझे लगता है मैंने तुम्हें कभी ठीक से समझा ही नहीं, कि शायद जितना चाहना चाहिए था उतना चाहा ही नहीं। जेन ने तुरंत इसका खंडन किया और सारा श्रेय एलिजाबेथ के स्नेह को दे डाला। नहीं, एलिजाबेथ ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम सब में अच्छाई देखना चाहती हो, और जब मैं किसी की आलोचना करती हूं तो तुम्हें दुख होता है।
लेकिन मैं सिर्फ तुम्हें परिपूर्ण मानना चाहती हूं और तुम खुद ही उसका विरोध करती हो। डरो मत, मैं तुम्हारी तरह सबको पसंद करने नहीं जा रही। मुझे सच में बहुत कम लोग पसंद आते हैं और उससे भी कहीं कम ऐसे हैं जिनकी मैं इज्जत करती हूं। दुनिया को जितना देखती हूं उतना ही उससे नाराज होती जाती हूं। हर दिन मुझे यह एहसास और पक्का करता रहता है कि इंसानी स्वभाव कितना विरोधाभासी होता है और किसी के गुण या समझ पर बहुत ज्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता। मैंने हाल ही में 2 मिसालें देखी हैं। एक तो मैं बताना नहीं चाहती और दूसरी है शार्लेट की शादी। यह हर दृष्टि से अजीब है, बिल्कुल मेरी तो समझ से बाहर। लीजिए, ऐसी सोच मत पालो, जेन बोली। ये तुम्हारी मन की शांति छीन लेगी। तुम दूसरों की परिस्थितियों और स्वभाव का ध्यान नहीं रखती। देखो ना, मिस्टर कॉलिंस की सामाजिक स्थिति कितनी ठीक है और फिर शार्लेट कितनी समझदार और व्यवहारिक लड़की है। वो बड़े परिवार की है और धन की दृष्टि से यह रिश्ता बहुत उपयुक्त है। सोचो, हो सकता है कि उसे कॉलिंस में कुछ अपनापन और सम्मान दिखता हो। अगर तुम्हारे कहने से किसी का भला होता तो मैं यकीन कर लेती। एलिजाबेथ ने गहरी सांस ली, लेकिन इससे किसी का कुछ फायदा नहीं होगा। अगर मैं मान लूं कि शार्लेट को उनसे सचमुच लगाव है तो मुझे उसके दिल से ज्यादा उसकी समझ पर शक होगा। जेन, मिस्टर कॉलिंस खुद को बड़ा समझने वाला, दिखावेबाज, छोटी सोच वाला और मूर्ख इंसान है। ये तुम भी जानती हो और मैं भी। और तुम भी महसूस करती हो कि जो औरत उससे शादी करती है उसके सोचने का तरीका सही नहीं हो सकता। सिर्फ शार्लेट होने की वजह से तुम इसे न्याय संगत मत बनाओ। सिद्धांत और ईमानदारी का मतलब बदलने की जरूरत नहीं है और नहीं खुद को यह समझाने की कि स्वार्थ ही समझदारी है और भावनाओं की कमी ही सच्ची सुरक्षा। मुझे लगता है कि हम थोड़े ज्यादा ही कटु हो रहे हैं दोनों के बारे में। कटु यानी हार्श, जेन ने कहा। और मुझे उम्मीद है कि जब तुम उन्हें साथ में खुश देखोगी तो तुम्हारी भी सोच बदल जाएगी। लेकिन खैर छोड़ो इसे। तुमने कुछ और भी कहना था ना? 2 एग्जाम्पल दिए थे तुमने। मैं समझ रही हूं तुम किसके बारे में बात कर रही हो, लेकिन प्लीज लीजिए, ऐसा मत सोचो कि वो इंसान जानबूझकर गलत था। और ये मत कहना कि तुम्हारी रिस्पेक्ट उसके लिए कम हो गई है। हर चीज को पर्सनल लेना ठीक नहीं होता। किसी भी युवक लड़के से अपेक्षा नहीं कर सकते कि वो हर वक्त अपने बिहेवियर को लेकर एकदम परफेक्ट हो। कई बार हमारी खुद की ओवर थिंकिंग हमें धोखा देती है। लड़कियां बार बार सोच लेती हैं कि पसंद करने का मतलब कुछ ज्यादा ही है और लड़के इस बात का पूरा ध्यान रखते हैं कि ऐसा लगे। एलिजाबेथ बोली। अगर ये सब जानबूझकर किया जाए तो हाँ, उन्हें जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। मैं उनका साथ नहीं देती, लेकिन मुझे नहीं लगता कि दुनिया में इतनी कैलकुलेशन होती है जितनी कुछ लोग मानते हैं। मैं भी मिस्टर बिंगले के स्वभाव को कोई साजिश नहीं मानती, एलिजाबेथ ने कहा। लेकिन बिना किसी बड़े प्लान के भी लोग गलती कर सकते हैं और फिर दूसरों को आहत कर सकते हैं। कम सोचना विचारना, दूसरों की फीलिंग्स की रिस्पेक्ट की कमी और फैसला लेने की हिम्मत न होना, बस यही काफी है। तो तुम मानती हो कि उसकी गलती इनमें से किसी वजह से हुई? बिल्कुल हाँ, आखिरी वाली वजह से, यानी लैक ऑफ रिजोल्यूशन। लेकिन अगर मैं और बोलती रही तो तुम्हें बुरा लगेगा, क्योंकि मैं उन लोगों के बारे में कुछ ना कुछ कहूंगी जिनको तुम पसंद करती हो। तो ऐसा करते हैं, इस बात को यहीं जाने देते हैं। तो तुम ये मानती हो कि उसकी बहनों ने उस पर प्रभाव डाला? बिल्कुल हाँ, और उसके उस दोस्त ने भी। मुझे यकीन नहीं होता। भला ऐसे क्यों करेंगे वो लोग? वो तो बस उसकी खुशी चाहेंगे ना। और वो अगर मुझसे जुड़ाव रखता था तो उसकी खुशी में कोई और लड़की कैसे फिट हो सकती है? तुम्हारा ये तर्क ठीक नहीं है। उसकी ख्वाहिशें सिर्फ उसकी खुशी तक सीमित नहीं है। हो सकता है कि वो खुद चाहता हो कि उसका रुतबा और बढ़े। वो किसी अमीर लड़की से शादी करे, किसी ऐसी लड़की से जिसके पास पैसे हों, बड़े कनेक्शंस हों और थोड़ा एटीट्यूड भी। हाँ, मिस डार्सी से उसकी शादी की उम्मीद तो उन्हें जरूर होगी, जेन बोली। लेकिन हो सकता है उनके इरादे उतने सेल्फिश ना हो जितना तुम सोच रही हो। वो लोग उसे बहुत पहले से जानते हैं, मुझे नहीं। तो जाहिर है उसे ज्यादा पसंद करते होंगे। लेकिन चाहे उनकी इच्छा कुछ भी हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उन्होंने अपने भाई के खिलाफ कुछ किया होगा। कोई भी बहन तब तक नहीं टोकती जब तक कुछ बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन ना हो। और अगर वो सच में अटैच्ड हैं तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। लीजिए, तुम ऐसा सोचकर सबको गलत ठहरा रही हो।
और फिर मुझे तो बहुत ज्यादा हर्ट कर रही हो। प्लीज लिज्जी, ऐसा मत सोचो। अगर मैं गलत समझ बैठी थी तो मुझे कोई शर्म नहीं। ये गलत फहमी तो छोटी बात है उस दर्द के मुकाबले जो मैं तब महसूस करती अगर मुझे लगता कि वो लोग जानबूझकर गलत हैं। मुझे तो इसे अच्छे तरीके में देखने दो, जैसा मैं समझना चाहती हूं बिल्कुल वैसा। एलिजाबेथ उसे मना नहीं कर पाई और तब से मिस्टर बिंगले का नाम शायद ही कभी उनके बीच दोबारा आया। मिसेस बेनेट अब भी हैरान रहती और रोज इसी बात पर दुख जताती कि बिंगले दोबारा नहीं आया। चाहे एलिजाबेथ रोज उसे पूरी क्लैरिटी से समझाती रही हो, लेकिन मिसेस बेनेट का कंफ्यूजन कम नहीं हुआ। एलिजाबेथ उसे यह यकीन दिलाने की कोशिश करती रही कि बिंगले का बिहेवियर एक बार बार बदलने वाले व्यक्ति का था जो जेन से दूर होते ही खत्म हो गया। लेकिन वो बात एक दिन सुनकर भी अगले दिन भूल जाती। उसका बस एक ही सच्चा दिलासा था, बिंगले गर्मियों में तो वापस आएगा ना। वही मिस्टर बेनेट का रिएक्शन कुछ अलग था। एक दिन उन्होंने मजाक में कहा, तो लिज्जी, लगता है तुम्हारी बहन का दिल टूट गया। बधाई हो उसे। शादी के बाद लड़कियों को सबसे ज्यादा दिल टूटने की कहानी पसंद होती है। सुनाने को कुछ मिलता है ना भाई, और फिर अपनी सहेलियों में थोड़ा खास लगती है। पर यह बताओ तुम्हारी बारी कब आएगी? भला तुम क्यों पीछे हो जेन से? देखो ना, मैरिटन में इतने सारे ऑफिसर्स हैं, सबकी उम्मीदें तोड़ने के लिए एकदम परफेक्ट। ऐसा करो, तुम भी अपना ऑप्शन चुन लो। मान लो वो दिखम ही सही, अच्छा लड़का है, दिखने में ठीक ठाक है, और तुम्हें धोखा देगा तो क्लास ही लगेगा। जी पिताजी, एलिजाबेथ ने जवाब दिया, लेकिन मुझे तो कोई और भी चलेगा, बस इतना चार्मिंग ना हो। हम सब जेन जितनी लक्की नहीं हो सकते ना। बिल्कुल बिल्कुल, मिस्टर बेनेट ने कहा, लेकिन ये तो सोचो, जो भी हार्ट ब्रेक तुम्हें देगा, तुम्हारी प्यारी मां उसे इतना बढ़ा चढ़ाकर पेश करेंगी कि तुम्हें रॉयल ट्रीटमेंट मिलेगा, रॉयल। अब तक मिस्टर विक्रम की कंपनी लॉन्गबॉर्न के घर में सबका मूड अच्छा रखने का बड़ा रीजन बन चुकी थी। वो अक्सर मिलने आता और अब उसने कोई भी बात छुपाकर नहीं रखी थी। मिस्टर डार्सी के साथ जो भी हुआ था उसकी सारी बातें अब ओपनली डिस्कस होती थी और सब लोग इस बात से खुश थे कि उन्होंने पहले ही डार्सी को नापसंद कर रखा था, यहां तक कि जब उन्हें उसके बारे में कुछ पता भी नहीं था। मिस जेन ही एकमात्र इंसान थी जिसे लगता था कि शायद इस कहानी में कुछ हिडन फैक्टर्स भी हैं जो कि बाकियों को नहीं पता। उसकी शांत और अच्छा नेचर उसे हमेशा दूसरे एंगल से सोचने पर मजबूर करती थी, लेकिन बाकियों के लिए मिस्टर डार्सी अब सबसे खराब इंसान बन चुका था। वो कहते हैं ना, द वर्स्ट गाय एवर। वही एक हफ्ते की मोहब्बत भरी बातों और शादी के हसीन ख्वाबों के बाद मिस्टर कॉलिंस को अपनी प्यारी शार्लेट से विदा लेनी पड़ी। शनिवार का दिन आ पहुंचा था। अलबत्ता यह जुदाई उनके लिए उतनी तकलीफ देह नहीं रही, क्योंकि उन्हें अब अपनी होने वाली दुल्हन के स्वागत की तैयारियां करनी थी। उन्हें उम्मीद थी कि जब अगली बार यहां लौटेंगे तो शादी की तारीख भी तय हो चुकी होगी, जो उन्हें दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान बना देगा। लॉन्गबॉर्न से विदा लेते वक्त उन्होंने वही पुराना औपचारिक अंदाज अपनाया। अपनी सुंदर कजिन्स को दोबारा अच्छे स्वास्थ्य और सुख की शुभकामनाएं दी और उनके पिता को एक और शुक्रिया पत्र लिखने का वादा किया। अगले सोमवार को मिस्टर बेनेट को बड़ी खुशी हुई। उनके भाई और भाभी हमेशा की तरह क्रिसमस मनाने के लिए लॉन्गबॉर्न आ गए थे। मिस्टर गार्डिनर एक समझदार, शालीन और सभ्य इंसान थे, अपनी बहन से हर मायने में बेहतर, चाहे वो स्वभाव हो या तालीम। नेदरफील्ड की औरतें शायद यकीन न करती कि ऐसा एक आदमी जो व्यापार करता है और अपने गोदाम के सामने रहता है, इतना सलीकामंद और खुश मिजाज हो सकता है। मिसेस गार्डिनर, जो मिसेस बेनेट और मिसेस फिलिप्स से काफी छोटी थी, एक प्यारी, समझदार और नफासत से भरी हुई औरत थी। लॉन्गबॉर्न की सभी लड़कियों की चहेती, खासकर बड़ी दो बहनों के साथ उनका रिश्ता बहुत खास था। अक्सर वे उनके साथ शहर में रुकती थी। मिस गार्डनर का पहला काम था तोहफे बांटना और फिर उसके बाद नए फैशन के बारे में बताना। फिर यह हो जाने के बाद अब उनकी बारी थी सुनने की। मिसेस बेनेट के पास शिकायतों की भरमार थी। बहुत कुछ था जो उन्हें कहना था। जब से उन्होंने अपनी बहन को आखिरी बार देखा था, सब कुछ गड़बड़ हो गया था। दो बेटियों की शादी करीब थी और अब देखो, कुछ भी नहीं हुआ। देखो बहन, मैं जेन के लिए तो दोष नहीं देती, उन्होंने कहा, क्योंकि जेन तो मिस्टर बिंगले को पा ही लेती अगर सब ठीक चलता। लेकिन लिज्जी,
मेरा तो दिल टूट जाता है सोचकर कि आज मिस्टर कॉलिंस की बीवी हो सकती थी, अगर इसने अपनी जिद न दिखाई होती। इसने यहीं इस कमरे में उसे रिजेक्ट किया था। अब देखो नतीजा, लेडी लुकास की बेटी पहले शादी कर रही है और लॉन्गबर्न की जायदाद अब भी उतनी ही दूर लगती है। लुकास परिवार बहुत चालाक है बहन, सब अपने फायदे के लिए करते हैं। मुझे बहुत बेचैनी होती है जब अपने ही घर में कोई बात मेरी मर्जी के खिलाफ होती है, और ऊपर से ऐसे पड़ोसी जो सिर्फ अपना सोचे। खैर, तुम्हारा ऐसे वक्त में आना मेरे लिए बड़ी तसल्ली है, और ये जो तुमने लंबी आस्तीनों की बात बताई है, ये तो सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मिसेस गार्डिनर, जिन्हें ये सब बातें पहले ही जेन और एलिजाबेथ के खतों से पता चल चुकी थी, बस हल्की सी प्रतिक्रिया देकर चुप हो गईं और अपनी भांजियों के खातिर बातचीत का रुख जरा मोड़ दिया। बाद में जब वो अकेले में एलिजाबेथ के साथ थी तो उन्होंने इस बारे में ज्यादा खुलकर बात की। लगता है जेन के लिए अच्छा रिश्ता रहता, उन्होंने कहा। अफसोस की बात नहीं बनी, लेकिन ऐसा अक्सर होता है। एक जवान लड़का जैसा तुम मिस्टर बिंगले को बता रही हो, किसी खूबसूरत लड़की पर जल्दी फिदा हो जाता है और फिर जरा सी दूरी से सब बदल जाता है। ऐसा नास्तेपन आजकल बहुत आम है। एलिजाबेथ मुस्कुराई। बहुत बढ़िया तसल्ली है, पर हमारे लिए काम नहीं करेगी। हमें तो किस्मत की मार नहीं लगी, हमें तो लोगों की दखलंदाजी ने हरा दिया। ऐसा कितनी बार होता है कि किसी नौजवान और आजाद सोच वाले अमीर लड़कों को सिर्फ दोस्तों की सलाह पर किसी लड़की को भूल जाना पड़ता है जिससे वो कुछ ही दिन पहले तक बेइंतहा मोहब्बत करता था। आपने सुना है ऐसा? मिसेस गार्डिनर ने जवाब दिया। लेकिन वो बेइंतहा मोहब्बत वाला जुमला तो बहुत घिसा पिटा और अधूरा है, इसमें कोई ठोस बात नहीं लगती। अक्सर तो ये बस आधे घंटे की मुलाकात के बाद लगने वाला वहम होता है। अच्छा, ये बताओ जरा कि मिस्टर बिंगले की मोहब्बत कितनी गहरी थी? एलिजाबेथ ने कहा। सच कहूं तो मैंने कभी इतनी मजबूत चाहत नहीं देखी। आपको बता दूं, वो बाकी सब लोगों को इग्नोर करके सिर्फ एलिजाबेथ को देखने लगे थे। पूरा ध्यान उसी पर रहता उनका। जब जब मिले और भी ज्यादा। उनके खुद के बॉल पर उन्होंने 2-3 लड़कियों को डांस के लिए नहीं बुलाया। मैंने खुद उनसे 2 बार बात की और उन्होंने सुना तक नहीं। इससे बढ़िया लक्षण और क्या हो सकते हैं भला? आखिर फिर मोहब्बत की पहचान क्या है? लोगों की अनदेखी करना ही तो है। ओह हाँ, उस टाइप की मोहब्बत के लिए जो शायद उसने महसूस की होगी, मिसेस गार्डिनर ने कहा। बेचारी जी, मुझे उसके लिए बहुत अफसोस है, क्योंकि उसके स्वभाव के हिसाब से वो इतनी जल्दी नहीं भूल पाएगी। ये सब अगर तुम्हारे साथ हुआ होता लिज्जी, तो तुम शायद हंसते हंसते निकल आती इससे। लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि वो हमारे साथ वापस शहर चलने को तैयार हो जाएगी? माहौल बदलने से शायद कुछ फायदा हो, और फिर घर से थोड़ा दूर जाने से भी कुछ राहत मिलेगी। एलिजाबेथ को यह सुझाव बेहद पसंद आया, और वो जानती थी कि उसकी बहन बिना ज्यादा नाक नुकुर के तैयार हो जाएगी। मिसेस गार्डनर ने आगे कहा, बस मेरी ये उम्मीद है कि उस लड़के की कोई भी याद या सोच उसके इस फैसले को प्रभावित न करे। तुम तो जानती हो, हमारा इलाका बिल्कुल अलग है, हमारे जान पहचान के लोग अलग हैं, और फिर हम लोग बहुत कम ही बाहर जाते हैं, तो वैसे भी उनके मिलने की कोई गुंजाइश नहीं है जब तक कि वो खुद उसे ढूंढने ना आ जाए। एलिजाबेथ मुस्कुरा उठी। और वो तो नामुमकिन है। अब तो वो अपने दोस्त की निगरानी में है, और मिस्टर डार्सी कभी उसे जेन से मिलने की इजाजत नहीं देंगे, वो भी लंदन के एक ऐसे हिस्से में। आप भला सोच ही कैसे सकती हैं ऐसा? मिस्टर डार्सी ने तो शायद ही ग्रेस चर्च स्ट्रीट का नाम सुना हो, तो भी अगर वो एक बार यहां आ जाए तो उन्हें लगेगा कि इसकी गंदगी से बचने के लिए 1 महीना नहाना भी काफी नहीं होगा। और मानकर चलिए, मिस्टर बिंगले तो उसके बिना कहीं जाते ही नहीं। मिसेस गार्डिनर ने राहत की सांस ली। तो फिर तो और अच्छा है। उम्मीद करती हूं कि दोनों की मुलाकात ना हो। लेकिन क्या जेन का उसकी बहन से अभी भी खतों का सिलसिला जारी है? क्या पता वो शायद मिलने आ जाए। एलिजाबेथ ने कहा, वो तो अब पूरी तरह से उस जान पहचान को खत्म कर चुकी हैं। हालांकि एलिजाबेथ ने बहुत यकीन के साथ ये बात कही और यह भी जताया कि मिस्टर बिंगले अब जेन से मिलने नहीं आएगा, लेकिन दिल के किसी कोने में वो अब भी बेचैनी महसूस कर रही थी। खुद से सवाल करने पर उसे लगा कि शायद उसे अब भी थोड़ी उम्मीद है। उसे लगने लगा कि शायद मुमकिन है, कभी कभी तो यह भी लगता कि बहुत मुमकिन है कि उसकी मोहब्बत फिर से जाग उठे और दोस्तों का दबाव जेन की अपनी मासूमियत और दिलकशी के सामने हार जाए।
मिस बेनेट ने अपनी मौसी का न्योता खुशी खुशी स्वीकार कर लिया और उस वक्त बिंगले उसके दिलो दिमाग में बस इतना ही था कि शायद अब जब कैरोलाइन अपने भाई के साथ नहीं रहती तो कभी कभी उससे मिलने जा सकेगी, बिना ये डर के कि उसे मिस्टर बिंगले का सामना करना पड़ेगा। गार्डिनर्स एक हफ्ते तक लॉन्गबॉर्न में रहे और फिर चाहे वो फिलिप्सिस हो, लुकासिस हो या फिर ऑफिसर्स, हर दिन कोई ना कोई प्लान बना ही रहता। मिसेस बेनेट ने अपने भाई भाभी के लिए इतनी तैयारियां कर रखी थी कि वो एक बार भी सिर्फ फैमिली डिनर पर बैठ नहीं पाए। अगर कोई प्लान घर पर होता तो उस ग्रुप में कुछ ऑफिसर्स जरूर शामिल होते और उन ऑफिसर्स में मिस्टर विक्रम का नाम तो तय ही समझो। ऐसे मौके पर मिसेस गार्डिनर, जिसे एलिजाबेथ की विक्रम के लिए तारीफों ने थोड़ा चौकन्ना कर दिया था, दोनों को बड़े ध्यान से देखती रहती थी। हालांकि जो उन्होंने देखा उससे यह तो नहीं लगा कि बहुत कोई गहरा रोमांस चल रहा है, लेकिन इतना तो साफ था कि दोनों को एक दूसरे में कुछ न कुछ पसंद तो जरूर है। और यही बात मिसेस गार्डिनर को थोड़ा परेशान करने लगी। उसने तय किया कि हर्टफोर्डशायर छोड़ने से पहले वह एलिजाबेथ से जरूर इस बारे में बात करेगी और उसे समझाएगी कि ऐसे रिश्ते में उलझना समझदारी नहीं है। मिसेस गार्डिनर के लिए विक्रम की एक खास बात यह थी कि उसके जरिए उसे एक ऐसी खुशी मिली जो बाकी लोगों से नहीं मिल सकती थी। करीब 10-12 साल पहले, शादी से पहले, मिसेस गार्डिनर ने काफी वक्त उस डर्बीशायर के इलाके में बिताया था जहां विक्रम का ताल्लुक था। इस वजह से उनके कई जान पहचान के लोग एक जैसे थे। हालांकि डार्सी के पिता की मौत के बाद, जो कि 5 साल पहले हुई थी, विक्रम का वहां आना जाना थोड़ा कम हो गया था। फिर भी वो अब भी अपने पुराने इलाके के बारे में मिसेस गार्डिनर को ऐसी बातें बता सकता था जो उसे और कहीं से नहीं मिल पाती। मिसेस गार्डिनर ने कभी पेम्बरले देखा था और वहां के पुराने मालिक यानी मिस्टर डार्सी सीनियर के बारे में सुना भी था, एकदम अच्छे से। और भैया इस तरह तो उनके बीच जैसे बातों का खजाना ही खुल गया था। जब वो पेम्बरले की अपनी पुरानी यादों की तुलना विक्रम की एकदम डिटेल जानकारी से करती और जब वो पुराने मिस्टर डार्सी के अच्छे स्वभाव की तारीफ करती तो उससे दोनों को बहुत खुशी मिलती। जब विक्रम ने उसे बताया कि अब वाले मिस्टर डार्सी ने उसके साथ किस तरह का व्यवहार किया तो मिसेस गार्डिनर अपने दिमाग पर जरा जोर डालने लगी कि शायद बचपन में उसने इस लड़के के बारे में कुछ सुना तो था जो कि इससे मेल खाता है। आखिर में उसे पूरा यकीन हो गया कि फिट्जविलियम डार्सी के बारे में पहले भी सुना था कि वो बचपन में बहुत घमंडी और रूखा सा लड़का हुआ करता था। मिसेस गार्डिनर ने जो बात एलिजाबेथ से कहनी थी वो उसने बहुत ही सही वक्त पर बड़े प्यार से और साफ साफ कह दी, जब दोनों अकेले में बात कर सके। पहले तो उसने ईमानदारी से अपना सोचना बताया, फिर कहने लगी, तो कोई ऐसी लड़की नहीं अलित जी जो सिर्फ इसलिए किसी को प्यार कर बैठे क्योंकि उसे मना किया गया है। इसलिए मैं खुलकर बात करने से डरती नहीं। सच में मैं चाहती हूं तो थोड़ा संभल कर रहे, खुद को या उसे भी इस तरह के रिश्ते में मत उलझा जो पैसे की कमी की वजह से बेवकूफी लगे। हालांकि मुझे उससे कोई शिकायत नहीं है, वो तो बहुत ही अच्छा लड़का है। अगर उसके पास वो दौलत होती जो होनी चाहिए थी तो मैं खुद कहती कि तू इससे अच्छा कुछ नहीं कर सकती। लेकिन जैसे हालात हैं तुझे अपनी सोच पर काबू रखना चाहिए। तुझमें समझ है और हम सबको उम्मीद है कि तू उसका सही इस्तेमाल करेगी। तेरे पापा को भी तुझ पर भरोसा है बेटा और मुझे पूरा यकीन है तू उन्हें मायूस नहीं करेगी। एलिजाबेथ थोड़ा मुस्कुरा थी। मेरी प्यारी आंटी, ये तो बड़ी सीरियस सी बात हो गई। मिसेस गार्डिनर ने हौले से कहा, बिल्कुल, और मैं चाहती हूं कि तू भी इसे उतना ही सीरियसली ले। लिज़ी ने थोड़े हल्के लहजे में जवाब दिया, ठीक है आंटी, आप चिंता मत कीजिए, मैं खुद का और मिस्टर विक्रम का ध्यान रखूंगी। अगर मेरी मर्जी से होगा तो मुझसे प्यार नहीं करेगा। मिसेस गार्डिनर थोड़ा सख्त हो गई। देख लिज़ी, अब तू मजाक कर रही है। लिज़ी ने फौरन पलट कर कहा, माफ करना आंटी, लेकिन मैं फिर से कोशिश करती हूं। सच में मैं अभी इस वक्त तो मिस्टर विक्रम के प्यार में नहीं हूं, बिल्कुल नहीं। लेकिन हां, वो अब तक का सबसे अच्छा इंसान है जिससे मैं मिली हूं, और अगर वो मुझसे सच में जुड़ गया, शायद बेहतर है कि ऐसा ना हो, तो मुझे समझ है कि ये रिश्ता समझदारी वाला नहीं होगा। और वो घटिया मिस्टर डार्सी, खैर पापा की मुझ पर जो राय है वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और मैं नहीं चाहती कि वो मुझसे निराश हो। लेकिन पापा को तो मिस्टर विक्रम बहुत पसंद है। फिर थोड़ा रुक कर बोली, देखो आंटी, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से किसी को दुख पहुंचे।
लेकिन रोज देखती हूं कि जब किसी के बीच में प्यार हो ना, तो पैसे की कमी उन्हें एक दूसरे से जोड़ने से नहीं रोक सकती। तो फिर मैं कैसे वादा करूं कि मैं उन सबसे ज्यादा समझदार नहीं बनूंगी, अगर मेरे सामने भी ऐसा मौका आ जाए? या फिर मैं कैसे जानूं कि उसे रोकना ही समझदारी होगी? फिलहाल तो मैं बस इतना वादा कर सकती हूं कि मैं जल्दबाजी नहीं करूंगी। मैं ये नहीं मानती कि मैं उसकी सबसे खास बन गई हूं। जब मैं उसके साथ रहूंगी तो बस उसे देखती नहीं रहूंगी। संक्षेप में मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी, ठीक है? मिसेस गार्डिनर ने थोड़े गंभीर स्वर में कहा। शायद अच्छा हो अगर तू ये देखे कि वो इतनी बार घर क्यों आ रहा है। कम से कम तू अपनी मम्मी को तो उसे बुलाने की याद न दिलाया कर। लिज़ी थोड़ी शरारत से मुस्कुरा कर बोली, ओ, जैसा मैंने परसों किया था। हाँ, सही कह रही हो, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन ये मत सोचो कि वो रोज रोज आता है। इस हफ्ते तो वो इसलिए आया क्योंकि आप लोग आए हुए थे। और आप तो जानती हैं मम्मी को, उन्हें लगता है कि उनके मेहमानों के पास हर समय कोई ना कोई साथ होना चाहिए। लेकिन सच में, और मैं ईमानदारी से कह रही हूं, मैं वही करूंगी जो मुझे सही लगेगा। अब तो आप खुश हैं ना? मिसेस गार्डिनर ने प्यार से कहा। हाँ, अब मैं निश्चिंत हूं। एलिजाबेथ ने भी उनका धन्यवाद किया कि उन्होंने इतनी प्यार और समझदारी से बातें समझाई, और फिर दोनों ने बातचीत वहीं खत्म की। और यह भी कोई कम चौंकाने वाली बात नहीं थी कि इतनी गंभीर सलाह दी गई और किसी ने भी बुरा नहीं माना। इसके कुछ दिनों बाद मिस्टर कॉलिंस फिर से हर्टफोर्डशायर लौट आया, उसी समय जब गार्डिनर्स और जेन वहां से जा चुके थे। लेकिन क्योंकि वो लुकासिस के यहां रुका था, इसलिए उसकी मौजूदगी मिसेस बेनेट को कोई खास दिक्कत नहीं दे रही थी। अब उसकी शादी नजदीक आ गई थी और मिसेस बेनेट ने अब खुद को इस हकीकत के लिए तैयार कर लिया था। वो अब कई बार तानों में कहती, उम्मीद है खुश रहें ये लोग। गुरुवार को शादी होनी थी और बुधवार को मिस लुकास ने आखिरी बार आकर सबको अलविदा कहा। जब वो जाने लगी तो एलिजाबेथ अपनी मां के रूखे और बेरुखे बर्ताव से शर्मिंदा और खुद भी भावुक होकर उसके साथ बाहर तक आई। जब दोनों सीढ़ियों से नीचे जा रही थीं, तो शार्लोट ने कहा, मैं चाहती हूं कि तुम मुझसे खत में बराबर संपर्क रखे। एलिजाबेथ ने तुरंत कहा, यह तो पक्का है। शार्लोट थोड़ा झिझकते हुए बोली, अच्छा, एक और बात कहनी है। क्या तू मुझसे मिलने आएगी? एलिजाबेथ ने जवाब दिया, उम्मीद है हम हर्टफोर्डशायर में अक्सर मिलते रहेंगे। शार्लोट बोली, पर मैं तो अभी काफी समय तक कैंट में ही रहूंगी, इसलिए मुझे वादा कर कि तू हेंसफोर्ड जरूर आएगी। एलिजाबेथ मना नहीं कर सकी, भले ही उसे अंदाजा था कि इस विजिट में कोई खास मजा नहीं आने वाला। शार्लेट ने और जोड़ा, मार्च में मेरे पापा और मारिया भी मेरे पास आ रहे हैं। मैं चाहती हूं तू भी उनके साथ आ जाए। सच में एलिजा, तू भी मुझे उतनी ही प्यारी है जितने वो लोग। शादी हो गई। दूल्हा दुल्हन सीधे चर्च से निकलकर कैंट के लिए रवाना हो गए, और हमेशा की तरह इस शादी को लेकर सबके पास कुछ न कुछ कहने या सुनने को था। एलिजाबेथ को जल्द ही अपने दोस्त शार्लोट का पहला खत मिला। दोनों के बीच चिट्ठियों का आना जाना पहले जैसा ही नियमित और लगातार बना रहा। हां, पहले जैसी खुली बात अब मुमकिन नहीं थी। एलिजाबेथ जब भी शार्लोट को लिखती, उसे अंदर से एहसास होता कि अब उस गहराई और अपनापे वाली दोस्ती का दौर खत्म हो चुका है। वो अब भी पूरे मन से जवाब देती थी, पर यह उस रिश्ते की याद में होता था जो कभी था, न कि जो अब है। शार्लेट की पहली कुछ चिट्ठियां एलिजाबेथ ने काफी उत्साह से पढ़ी। दिल में जाहिर है जिज्ञासा तो थी कि शार्लोट अपने नए घर के बारे में क्या क्या लिखेगी, लेडी कैथरीन के बारे में क्या लिखेगी, और खुद को कितना खुश मानेगी। लेकिन जब एलिजाबेथ ने वो चिट्ठियां पढ़ी तो उसे लगा कि शार्लोट ने वही लिखा है जो कि वो पहले से सोच सकती थी। शार्लेट ने बहुत पॉजिटिव ढंग से लिखा। लग रहा था कि वो आराम और सहूलियत के बीच है। उसने कुछ भी ऐसा जिक्र नहीं किया जिसे लेकर शिकायत हो। घर, फर्नीचर, आसपास की जगह, सड़कें, सब कुछ उसे पसंद आया। लेडी कैथरीन का व्यवहार भी बहुत दोस्ताना और मददगार बताया गया। असल में यह वही तस्वीर थी जो मिस्टर कॉलिंस हमेशा खींचता था, बस थोड़ी जमीन से जुड़ी हुई और संतुलित। अब एलिजाबेथ को समझ आ गया कि उस जगह को ठीक से जानने के लिए उसे खुद ही वहां जाना पड़ेगा। उधर जेन ने एलिजाबेथ को छोटा सा खत भेजा था जिसमें उसने लंदन पहुंचने की सलामती की खबर दी।
एलिजाबेथ को उम्मीद थी कि अगली चिट्ठी में शायद कुछ बिंगलेस के बारे में भी पढ़ने को मिलेगा। उसे इस दूसरे खत का इंतजार कुछ वैसे ही था जैसे हर बेचैन दिल को होता है, और जैसे अक्सर होता है वो इंतजार कुछ खास फलदायक नहीं रहा। जेन को लंदन आए 1 हफ्ता हो चुका था, लेकिन ना तो उसने मिस बिंगले को कहीं देखा और ना ही उसे कोई खबर मिली। जेन ने इसे इस तरह समझाया कि शायद उसका पिछला खत लॉन्गबाउंड से निकलते वक्त कहीं खो गया होगा। फिर एक और चिट्ठी में जेन ने लिखा, कल मेरी आंटी उस इलाके में जा रही हैं और मैं इस मौके का फायदा उठाकर ग्रॉसवेनर स्ट्रीट में कैरोलाइन से मिलने जाऊंगी। कुछ दिनों बाद जब वो मिलकर लौट आई तो उसने फिर लिखा, कैरोलाइन मुझे देखकर खुश तो हुई, लेकिन कहने लगे कि मैंने पहले उसे क्यों नहीं बताया कि मैं लंदन आ रही हूं। इसका मतलब साफ है कि मेरी पिछली चिट्ठी उसे मिली ही नहीं। मैंने जाहिर है उसके भाई के बारे में भी पूछा। वो ठीक है, लेकिन मिस्टर डार्सी के साथ इतने बिजी रहते हैं कि कैरोलाइन और मिसेस हर्स्ट उन्हें मुश्किल से ही देख पाती हैं। मैंने सुना कि मिस डार्सी डिनर पर आने वाली है। काश मैं भी उसे देख पाती। मेरा विजिट ज्यादा लंबा नहीं था, क्योंकि कैरोलाइन और उसकी भाभी कहीं बाहर जा रही थी। उम्मीद है कि जल्दी वो सब भी यहां मेरे पास मिलने आएंगे। एलिजाबेथ ने जब ये चिट्ठी पढ़ी तो बस सिर हिलाकर रह गई। उसे पूरा यकीन हो गया था कि सिर्फ कोई इत्तेफाक ही मिस्टर बिंगले को यह बात बता सकता है कि जेन अब लंदन में है। 4 हफ्ते बीत गए, पर जेन को उसकी एक झलक भी न मिली। वो खुद को समझाती रही कि उसे इस बात का कोई अफसोस नहीं है, लेकिन अब वो मिस बिंगले की बेरुखी को अनदेखा नहीं कर सकती थी। 2 हफ्तों तक हर सुबह घर पर रुककर उसका इंतजार किया, लेकिन हर शाम कैरोलिन उसके लिए कोई एक नया बहाना गढ़ती। पर जब वो आखिरकार आई तो उसकी ठंडी मुस्कान और बदले हुए व्यवहार ने जेन को ज्यादा देर तक धोखे में नहीं रखा। उस मौके पर जेन ने जो चिट्ठी एलिजाबेथ को लिखी, उससे साफ पता चलता था कि उसके दिल में क्या चल रहा था। मेरी प्यारी लिज़ी, मुझे यकीन है कि तुम मेरी हालत देखकर, मैंने तो पहले ही कहा था, वाले मूड में नहीं आओगी। जब मैं मानती हूं कि मिस बिंगले की मेरे लिए जो फीलिंग्स थी वो पूरी तरह झूठी निकली, लेकिन हां, ये जरूर कहूंगी कि तुम्हारा शक अगर सही निकला तो मेरा उस पर भरोसा करना भी उतना ही नेचुरल था जितना तुम्हारा संदेह है। मुझे उसकी मंशा आज तक समझ नहीं आई कि वो मुझसे भला इतनी नजदीकी क्यों चाहती थी। पर अगर दोबारा ऐसी सिचुएशन आती तो शायद मैं फिर से धोखा खा जाती। कैरोलाइन कल ही मिलने आई। इन 4 हफ्तों में उसने एक लाइन तक नहीं लिखी थी, और जब आई तो ऐसा लग रहा था जैसे उसे कोई खास खुशी नहीं हो रही थी। उसने बस औपचारिक ढंग से मुझसे माफी मांगी कि अब तक मैं नहीं आ सकी। दोबारा मिलने की कोई बात तक नहीं की, और उसके पूरे बर्ताव में ऐसा बदलाव था कि जब वो गई तो मैंने ठान लिया कि अब ये दोस्ती यहीं तक थी। मैं उससे नाराज नहीं हूं, बल्कि अफसोस है कि उसने ऐसा किया। ये सब उसने खुद ही शुरू किया था, मैंने तो नहीं। और मुझे पक्का यकीन है कि उसके इस बर्ताव की वजह उसका अपने भाई को लेकर डर है। मुझे ज्यादा कुछ समझाने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर उसे लगता है कि उसका भाई मेरे लिए सीरियस था तो उसका ऐसा रिएक्शन आना स्वाभाविक है। हां, मैं ये नहीं समझ पा रही कि जब उसे पता है कि मैं लंदन में हूं, क्योंकि उसने खुद इसका जिक्र किया था, तो अगर उसका भाई मुझ में थोड़ा सा भी दिलचस्पी रखता है तो अब तक मिलने क्यों नहीं आया। और वो तो मिस डार्सी के बारे में ऐसे बात कर रही थी जैसे वो खुद को यकीन दिलाना चाहती हो कि उसका भाई मिस डार्सी को पसंद करता है। सच कहूं तो मैं अगर इतनी स्ट्रिक्ट न होती जजमेंट में तो कहती कि इसमें कोई चालबाजी जरूर है। खैर, अब मैं कोशिश करूंगी कि इन सब बातों को दिमाग से निकाल लूं और बस उन चीजों के बारे में सोचूं जो मुझे खुश रखते हैं। तुम्हें मेरा ढेर सारा प्यार, और मेरे प्यारे मम्मी पापा को अपनापन। जल्दी से जवाब देना। और हां, एक बात तो भूल गई, कैरोलिन ने यह भी कहा कि मिस्टर बिंगले शायद अब नेदरफील्ड कभी ना लौटे और वो घर छोड़ दे, पर उसने पक्का कुछ नहीं कहा, इसलिए बेहतर है कि इस बारे में बात ही न करें। मैं बहुत खुश हूं कि तुम्हें हंसफोर्ड से अच्छे अपडेट्स मिल रहे हैं। जरूर जाना सर विलियम और मारिया के साथ। मुझे यकीन है तुम्हारा वहां अच्छा वक्त बीतेगा। मेरी प्यारी बहन, तुम्हारी जेन। इस चिट्ठी को पढ़कर एलिजाबेथ को थोड़ा दुख तो हुआ, लेकिन फिर उसने खुद को संभाल लिया। कम से कम अब जेन को कैरोलिन का असली चेहरा तो दिखा। अब उसे मिस्टर बिंगले से कोई उम्मीद नहीं थी, न ही वो चाहती थी कि वो दोबारा कोशिश करे। अब जब भी एलिजाबेथ उसके बारे में सोचती तो उसे उसका किरदार और भी हल्का लगने लगता,
और कहीं ना कहीं वो चाहती थी कि मिस्टर बिंगले सच में मिस्टर डार्सी से शादी कर ले, ताकि उसे एहसास हो सके कि उसने क्या खो दिया। इसी दौरान मिसेस गार्डिनर ने एलिजाबेथ को उसके उस वादे की याद दिलाई जो उसने एक खास शख्स के बारे में बताया था और अपडेट मांगा। एलिजाबेथ के पास बताने के लिए ऐसा बहुत कुछ था जो मामी को तो शायद सुकून देता, पर उसे खुद को नहीं। अब उस इंसान का एलिजाबेथ में जो इंटरेस्ट पहले दिखता था वो गायब हो चुका था। अब वो किसी और लड़की को पसंद कर रहा था। एलिजाबेथ ने यह सब नोटिस किया और महसूस किया, लेकिन अब उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। उसका दिल बस हल्का सा छू कर निकल गया था। उसकी आत्मसंतुष्टि को इतना काफी था कि हालात अगर अलग होते तो शायद वही उस लड़के की पहली पसंद होती। जिस लड़की को वो अब इंप्रेस करने की कोशिश कर रहा था उसकी सबसे बड़ी खूबी थी 10,000 पाउंड की विरासत। पर एलिजाबेथ ने इस बार उतनी आलोचना नहीं की, शायद शार्लोट के केस में जैसी की थी। उसे लगा अगर उस लड़के को अपना रास्ता खुद चुनना है तो यह भी ठीक है, और अगर उसे एलिजाबेथ से दूर जाने में थोड़ा भी संघर्ष हुआ हो तो भी एलिजाबेथ उसे दिल से खुश रहने की दुआ दे सकती है। एलिजाबेथ ने यह सब साफ साफ मिसेस गार्डिनर को लिखा और बोली, अब मुझे यकीन हो गया मामी कि मैंने कभी किसी से सच में मोहब्बत नहीं की। अगर हुआ होता तो आज उस इंसान का नाम सुनकर ही चिढ़ होती और मैं उसके लिए बुरा ही सोचती। पर सच्चाई यह है कि ना तो मैं उस लड़के से नफरत करती हूं और ना ही मिस किंग को लेकर मेरे मन में कोई जलन है। मुझे तो उसमें कोई खराबी भी नजर नहीं आती। अगर ये प्यार होता तो कुछ महसूस तो होता ना मामी। मेरी सजगता काम आ गई, देखा। हां, अगर मैं किसी लड़के के लिए पागल होती तो शायद लोगों की नजर में मैं ज्यादा इंटरेस्टिंग होती, लेकिन अब जब मैं इतनी सामान्य हूं तो मुझे कोई पछतावा नहीं। कभी कभी ज्यादा अहमियत पाने की कीमत बहुत बड़ी होती है। किटी और लीडिया उसके चले जाने को मुझसे ज्यादा सीरियसली ले रही हैं। खैर, वो अभी छोटी है, दुनिया की चालें नहीं समझती और ना ही उन्हें सच्चाई पता है कि खूबसूरत लड़कों को भी जिंदगी जीने के लिए कुछ कमाना पड़ता है, सिर्फ हैंडसम होना काफी नहीं होता। अब आगे की कहानी जानने के लिए आपको इंतजार करना होगा अगले भाग का, और यदि आप इंतजार नहीं करना चाहते तो जुड़िए हमारे मेंबरशिप प्लान से, जो कि 3 चाय की ग्लास से भी ज्यादा सस्ती है। तो जल्द ही मिलते हैं आपसे इसके अगले भाग के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए सुनो कहानी की अन्य कहानियां और अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।